सारा प्रणाम, सारा समय देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मेरी तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्षी कांग्रेस ने सदन से सड़क तक धामी सरकार को घेरने की कोशिश की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देहरादून में विधानसभा गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। हरीश रावत ने धामी सरकार पर खनन माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। हरीश रावत ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात कहने वाली डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यही वजह है कि राज्य में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। खनन माफिया इस वक्त पूरी तरह से हावी दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। हरीश रावत ने कहा कि गैरसैंण के विकास की बात कहने वाली बीजेपी सरकार ने 5 साल में विकास के नाम पर गैरसैंण की जनता को बरगलाने का काम किया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे सारा समय के एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना की तरफ। ज्योत्सना, क्योंकि देखिए आज आखिरी दिन था शीतकालीन सत्र का। अगर विपक्ष की बात करें तो पूरी तरह से लामबंद रहा सरकार के खिलाफ, लेकिन अगर आज की कार्रवाई की बात करें पूरे दिन की तो क्या कुछ रही? देखिए रितु, जब आप और मैं बात कर रहे हैं इस समय भी सदन की कार्रवाई चल रही है। सदन में जहां सुबह प्रश्नकाल हुआ तो प्रश्नकाल के साथ ही सरकार कह सकते हैं कि सुबह ही सबसे पहले विपक्ष ने मुद्दा उठाया कि कल जिस तरीके से रोजगार के मसले पर श्रम मंत्री ने जवाब दिया उनके आंकड़ों में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि सरकार एक है। सरकार 2020 में कुछ और आंकड़े देती है और 2021 में कुछ और आंकड़े देती है, यानी कि सदन को गुमराह करती है और विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया। इसको लेकर काफी नोकझोंक हुई, विपक्ष ने वॉकआउट भी किया और विपक्ष ने जब विशेषाधिकार हनन का मामला रखा तो वहीं विपक्ष के कुछ और अन्य विधायकों ने भी विशेषाधिकार हनन का मामला रखा। और सबसे दिलचस्प ये रहा रितु कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी विशेषाधिकार का हनन का मामला रख दिया और अलग अलग विषय थे। और एक बार सदन में यह हालत हुई कि विशेषाधिकार हनन को लेकर कई विधायक अपनी सीट पर खड़े थे। विपक्ष तो हो हल्ला कर ही रहा था और बाद में विपक्ष ने वॉकआउट करके साफ तौर पर कहा, नेता प्रतिपक्ष ने, कि ये सरकार 2020 में कहती है कि 10 लाख लोगों को रोजगार दे दिया तो 2021 में कहती है कि 7 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। अपने ही बयान जो उसने सदन के अंदर दिए हैं उसमें इतना विरोधाभास क्यों? इसका मतलब यह है कि सरकार कतई भी सदन के प्रति गंभीर नहीं है और गलत आंकड़े पेश कर रही है। ये दिन भर चलता रहा। इसके अलावा अन्य विषय भी आए और मैं आपको बता दूं कि आज जो चौथी विधानसभा है उसके विधानसभा सत्र का अंतिम दिन भी था। तो सारे विधायकों ने मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और स्पीकर के साथ फोटोग्राफी भी यानी कि सबने एक संयुक्त फोटोग्राफी भी की। वहां पर माहौल बहुत खुशनुमा था, लेकिन सदन के अंदर उतनी ही गर्माहट थी। अभी आजादी के अमृत उत्सव को लेकर के मंथन चल रहा है। पक्ष विपक्ष के लोग अपनी अपनी बात को कह रहे हैं और सबसे मजेदार बात यह है कि सरकार का बिजनेस अभी कह सकते हैं कि पूरा नहीं हुआ है, यानी कि जो अनुपूरक बजट रखा गया है वो उसका पारण नहीं हो पाया है, कुछ विधेयक है उनका पारण नहीं हो पाया। और इन सबको देखकर लगता है कि आज काफी देर रात तक सदन चलेगा, क्योंकि सभी चाहते हैं कि आज सभी चीजों पर चर्चा हो जाए। आजादी के अमृत उत्सव पर भी हम अपनी भागीदारी करें। सदन के अंदर जहां हंगामा रहा, विपक्ष ने सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की, रितु जवाबदेही सुनिश्चित की सत्ता पक्ष की। वहीं शाम को विधानसभा गेट के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धरना दिया और आरोप लगाया कि सरकार खनन माफियाओं से मिली हुई है और मुख्यमंत्री कार्यालय में ही संरक्षण है। कुछ प्रकरण इस तरीके के थे जिसे लेकर सीधे सीधे सरकार पर उंगलियां उठी, मुख्यमंत्री कार्यालय पर उंगली उठी और उसी को लेकर वो लगातार धरने पर बैठे रहे। अब से थोड़ी देर पहले तक वो धरने पर बैठे रहे, जिसके कारण सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी कहीं ना कहीं सरकार एक किस्म से कह सकते हैं कि फिलहाल बैकफुट में है। भले ही उसके पास बहुमत है, प्रचंड बहुमत है, बावजूद इसके कि विपक्ष के बहुत कम सदस्यों ने सरकार को कल से ही कटघरे में खड़ा किया हुआ है। रितु,
बिल्कुल ज्योत्सना, और देखिए सबसे बड़ी बात कि इस सरकार का ये जाहिर है कि ये आखिरी विधानसभा सत्र था, विपक्ष के पास भी ये मौका था कि वो सरकार को कटघरे में खड़ा करे, और ये जाहिर है कि जितनी तरह के सवाल विपक्ष ने सरकार के ऊपर उठाए हैं, लगाए हैं, उनका जवाब देने की अगर बात करें सरकार को लेकर, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सरकार कितनी खरी उतरी इस पूरे सत्र में। देखिए, सरकार ने, अगर हम क्वेश्चन आवर की बात करें तो अपनी तरफ से तैयारी सरकार के मंत्री करके रखते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि सरकार ने भले ही ये सत्र बुलाया, सत्र में कोई बहुत बड़ा बिजनेस भी नहीं था। अगर हम देवस्थानम बोर्ड एक्ट की बात कर दें, जिसको कि रिपील करना था सदन के माध्यम से, क्योंकि सदन ने ही उसे कानून बनाया था पारित करके। इसके अलावा एक सरकार ने अनुपूरक बजट जरूर रखा, हालांकि वो बहुत छोटा सा था, 1300 करोड़ के लगभग का था, जो अपने आप में बहुत कम अमाउंट का था, लेकिन सत्ता पक्ष ने उसे रखा। सत्ता पक्ष का कोई लंबा चौड़ा बिजनेस नहीं था। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन उन मुद्दों को लेकर के उसने विपक्ष को सरकार को घेरने की भी कोशिश की, और लगातार इस बात को उसने ध्यान में रखा कि किसी भी तरीके से वो सत्ता पक्ष को एक किस्म से कटघरे में खड़ा कर सके, चाहे महंगाई का मसला है, कानून व्यवस्था का मसला है, या फिर रोजगार का मसला है। कल जिस तरीके से 1 बाय 1 उसने मसले उठाए, हालांकि शुक्रवार को सदन की कार्रवाई कह सकते हैं कि प्रॉपर ढंग से हुई, और बृहस्पतिवार को जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के साथ सदन की कार्रवाई खत्म भी हो गई थी। लेकिन विपक्ष भी इस मौके को नहीं चूकना चाहता था कि वो सरकार को उन मुद्दों पर घेरे जिसमें सरकार कटघरे में खड़ी हो सकती है। लेकिन सबसे मजेदार बात ये रही कि कल मुख्यमंत्री खुद नहीं थे, उन्हें नेता सदन कहा जाता है। कई मंत्री कल देहरादून में मौजूद नहीं थे, वो लोग दिल्ली गए थे जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने, और आज भी हालत यही थी कि मंत्रियों की जो मौजूदगी थी वो काफी कम थी, यानी कि मंत्री आ रहे थे, जा रहे थे, अपने काम ज्यादा निपटा रहे थे, तो गंभीरता सदन में उस तरीके की नहीं दिखी जो दिखनी चाहिए थी, और विपक्ष को भी मौका मिल गया था सरकार को घेरने का। तो विपक्ष तो अपनी जगह पूरी उसने जोर आजमाइश की, सत्ता पक्ष भी बचाव के लिए जरूर अपनी जोर आजमाइश कर रहा था, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से ये देखने में आया कि बड़ा कैजुअली पूरे सत्र को लिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दोस्तों। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। अगर आपके या किसी अन्य महिला के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, सोशल मीडिया या फोन कॉल पर परेशान करता है, किसी भी तरह से उत्पीड़न करता है, तो इसे अनदेखा न करें। विमेन पावर लाइन उत्तर प्रदेश 1090 पर कॉल करें। मोबाइल हाथ में, 1090 साथ में। घरेलू हिंसा के मामले में 1090 आपको ऑनलाइन काउंसलिंग की सहायता प्रदान करता है। दो 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी
और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। भारतीय सेना को 319 नए सैन्य अधिकारी मिल गए हैं। इंडियन मिलिट्री अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद सेना को नए युवा अफसर मिले हैं और इसके साथ ही 8 मित्र राष्ट्रों के 68 कैडेट भी अपने अपने देश की सेना में बतौर अफसर शामिल होंगे। इस बार की पीओपी के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बतौर रिव्यू ऑफिसर पासिंग आउट परेड की सलामी ली। उन्होंने युवा अफसरों को कर्तव्य परायणता की शपथ दिलाई और कहा कि एक सैनिक के लिए देश सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। देश इन वीर सपूतों पर हमेशा नाज करता है और इस बार आईएम से 387 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए हैं। इस बार स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का प्रतिष्ठित पुरस्कार एसी अनमोल गुरुंग को दिया गया है। तुषार सापरा को सिल्वर और आयुष रंजन को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है। इस बार पासिंग आउट परेड में सबसे ज्यादा यूपी के 45, उत्तराखंड के 43, हरियाणा के 34 और बिहार के 26 कैडेट पास आउट हुए हैं। सीडीएस विपिन रावत की असामयिक मौत के बाद इस बार अकादमी पीओपी का कार्यक्रम बड़ी ही सादगी से मनाया गया। पास आउट होने के बाद सेना में कमीशन पाने वाले युवा अफसर काफी खुश नजर आए। वहीं अफसरों के माँ, पिता और नाते रिश्तेदार ने कहा कि उन्हें अपने बेटों पर गर्व है। इस बार आईएमए के नाम देश विदेश की सेना को 63,668 युवा सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ गया है। बहुत अच्छा लग रहा है आज। ऑब्वियसली हम तो उस फील को नहीं ले सकते जो मम्मी पापा ले रहे थे। उनके लिए तो बहुत गर्व की बात है कि दोनों लड़के उनके देश के लिए। अच्छा, कितना चैलेंजिंग होता है, ट्रेनिंग कैसी होती है, कितना टफ होता है? बाहर से तो केवल आकलन किया जाता है, लेकिन आप तो महसूस करके आए हैं, करके आए हैं। फिजिकल चैलेंजिंग नहीं है, चैलेंजिंग दिमाग की है। इट्स ऑल मेंटल। जितना आप स्ट्रांग मेंटली हो उतना ले जा सकते हो, बट काफ़ी ज़्यादा आपके उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की ग्रूमिंग मिली है। कई लोग कमज़ोर दिल के होते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं, और कई लोग जो संकल्प लेके अगर आए हैं कि अगर इधर घुस गए तो कोई टफ नहीं। यही कारण है। हाँ जी, अच्छा फील हो रहा है मुझे। और आज से 35 इयर्स बैक मैं भी इसी आईएमए में ट्रेनिंग किया हूँ और 4 साल की ट्रेनिंग थी, और आज मेरा लड़का यहाँ से पास आउट हो रहा है और उसके साथ 300 कैडेट्स पास आउट हो रहे हैं यहाँ से। और ये बहुत ही अच्छी सर्विस है और अपने देश सेवा करने का ये बहुत ही एक अच्छा माध्यम है। और मैं चाहता हूँ ये सभी कैडेट्स अपने यूनिट में जाएं और भी अच्छा काम करें। पूरी फैमिली आर्मी बैकग्राउंड से है आपकी। जब बच्चे को तैयार करते हैं, मोटिवेशनल आपने तैयार किया होगा, तो उस समय क्या सीख देते हैं? किस तरीके से उसी लाइन पे चले जहाँ जो आर्मी ऑफिसर का, आर्मी जवान का जो बच्चा होता है उसको कोई मोटिवेशन करने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि इट्स अ वे ऑफ लाइफ। वो देखता है सब एंड वो अपने आप मोटिवेट होता है। उसको कुछ करने की, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती और अपने आप ही मोटिवेट। और वही मेरे लड़के के साथ हुआ और 3 साल उसने फिर पहले एनडी का ट्रेनिंग किया, फिर आईएमए में आया और अभी आईएमए से पास आउट हो रहा है। एनडीए जब उसने ज्वाइन किया था और इनिशियली जब इतनी टफ ट्रेनिंग मैं सुनती थी उससे, तो मुझे लगता था मैं उसको मतलब घर वापस बुला लूं, लेकिन क्योंकि उसके मन में था तो मैंने कहा नहीं, जो बच्चा चाह रहा है तो मुझे उसको एनकरेज करना चाहिए। और आज इतने साल की ट्रेनिंग के बाद वो जब पास आउट होने जा रहा है तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। उन तमाम मदर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो चाहती हैं कि उनका बेटा भी आपके बेटे की तरह सेना में अधिकारी बने और इसी तरीके से ट्रेनिंग करके आगे बढ़े? तो उनके पास विकल्प नहीं होते हैं, तो वो कैसे आगे बढ़े? क्या वो अपना सपना पाले? हाँ, ये बहुत ही अच्छा कैरियर है और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैं तो चाहूँगी कि हर माँ अपने बच्चे को सपोर्ट करे, उसको मोटिवेट करे। देश में कि जो उसका जज्बा है देशभक्ति का, वो उसको पूरा उसमें सहयोग दें उसका। और ऐसी चीज़ें तो ऐसा नहीं है कि फौज में ही है,
आजकल तो कहीं पर भी कुछ हो सकता है, आप ये नहीं कह सकते कि फौज में ही है, रिस्की है, वो है। तो उसके बच्चे को पूरा सपोर्ट देना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए, और बच्चा जो चाहता है, अगर वो चाहता है फौज में आना, तो ये बहुत ही अच्छी कैरियर है। और फौज हमारा एज अ फैमिली ट्रीट करती है, किसी को ऐसा महसूस होने ही नहीं देती कि आप फैमिली नहीं हो। At the same time, I was very happy, and I told him that this can be very challenging for you. So then he went into NDA. It's very easy. It's very tough. Sorry, it's very tough because आप 3 years NDA में grill होते हो, फिर 1 साल यहाँ पे आते हो, तो ये मतलब this was very surprising and shocking for me that he could complete NDA as well and plus IMA. And he took it as a challenge, and I think the only spirit that could keep him going was to prove to his family that he has to take forward his family lineage of staying in the army. ये हमारी फैमिली के लिए बहुत गौरवशाली क्षण है, और ये 3.5 साल में दूसरी बार ऐसा मौका है कि जब हमें यहाँ पे इस परेड में शामिल होने का मौका लगा है। मेरा बड़ा बेटा यहीं से 2018 में गोल्ड मेडल लेके पास आउट होकर यहाँ से निकला है। उसको देख के छोटा बेटा भी मोटिवेट हुआ। वो इंजीनियर है, लेकिन उसने भैया को देखा कि आर्मी में सर्विस में कितना आनंद है। उसने अपना एम बदला और इंजीनियरिंग करने के बाद CDS से वो क्वालिफाइड होकर यहाँ आया है। तो हम पूरे परिवार के लोगों के साथ, हमारे दोनों बेटे हैं और दोनों ही फौज में हैं। तो POP के कार्यक्रम में DGP अशोक कुमार भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने सेना में शामिल हुए नए अफसरों को भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा कि इन्हीं नौजवानों के बूते देश की सरहदें सुरक्षित हैं। रावत को श्रद्धांजलि देते हुए मैं सभी जेंटलमैन कैडेट्स को जो आज पास आउट हुए हैं, भारतीय सेना का हिस्सा बने हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूं, और भव्य परेड के लिए भी उनको बधाई भी देता हूं। उनके परिवार वालों को भी शुभकामनाएं देता हूं। तो पासिंग आउट परेड के दौरान IM में किस तरह का नजारा था, बता रहे हैं संवाददाता श्रीनिवास पंत। मैं इस वक्त मौजूद हूं भारतीय सैन्य अकादमी के IMA के इस प्रांगण में। चैटवुड बिल्डिंग का ये प्रांगण है, और यहाँ पर वो तमाम तस्वीरें आप देखेंगे कि किस प्रकार से आज 387 जेंटलमैन कैडेट आज इस IMA से पासिंग आउट परेड में शिरकत करने के बाद पास आउट हुए हैं। यानी भारतीय सेना को आज बाकायदा नए अधिकारी के रूप में 319 ऐसे जाबाज अधिकारी मिले हैं जो लेफ्टिनेंट बनकर अपनी अपनी टुकड़ियों का प्रतिनिधित्व करेंगे, और देश सेवा की जो भावना उनके अंदर होती है, या जो उनको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है, कैसे प्रतिनिधित्व करना है, देश की रक्षा कैसे करनी है, ग्राउंड पर जाने की दूसरी चुनौती किस प्रकार से उनको पार पानी है, ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। ये उन तमाम कैडेट्स से जो आज अधिकारी बने हैं, जो आज सेना में अभिन्न अंग बने हैं, उनके तमाम पेरेंट्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो अपने बच्चों को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं कि किस प्रकार से उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद तैयारी की है, और आज वो पल आया है जब वो लंबे इंतजार करने के बाद सेना में अधिकारी बने हैं। इसी तरीके से जो मौका रहता है आज, हालांकि भारत के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड की सलामी दी, निरीक्षण किया, और सभी नए सैन्य अधिकारियों को नई शुभकामनाएं भी प्रदान की है कि किस प्रकार से आगे की चुनौतियों को उनको पार पाना है। आप ये तस्वीरें देखेंगे, ये उत्साह है, ये जोश है। हालांकि इस बार आंशिक फेरबदल तमाम कार्यक्रम में किया गया है, और सादगी के साथ पासिंग आउट परेड का जो कार्यक्रम होता है हर वर्ष, उसके मुकाबले काफी आंशिक रूप से परिवर्तन करते हुए इसको किया गया है। तो 387 जेंटलमैन कैडेट आज पास आउट हुए हैं, यानी सेना में अधिकारी बने हैं। लेकिन हम अगर भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना को बाकायदा 319 आज लेफ्टिनेंट के तौर पर नए अधिकारी मिले हैं, जो पहली चुनौती को पार पा चुके हैं। लेकिन देश रक्षा और देश सेवा की जो भावना है, दूसरी चुनौती ग्राउंड पर जाकर के उनको पार पानी होगी। कैमरामैन दयाल सिंह बिष्ट के साथ श्रीनिवास पंत, सहारा समय, देहरादून। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक। 2017 के बाद PM आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन,
2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी, फर्क साफ है। सबसे पहली टीम टेकअप। आपका आइडिया है एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना। यस एक कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सर, जिसको मतलब हम सस्ते से सस्ते पीसी में भी चलाएं तो ये मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया? हम लोगों ने मतलब एस्टिमेट किया 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज है। स्पीड डबल हो गई, बहुत अच्छा है। वेरी गुड। टीम नंबर 2 बायोथीन। There's absolutely no polythene, any element which is non-degradable नहीं है कुछ भी। मैम नो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिकम्पोजेबल है एंड आफ्टर दैट डिकम्पोजिंग ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये वाटर सोल्यूबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फूड मटेरियल से बना है? कॉर्न स्टार्च वगैरह एग्जांपल। ठीक है, एग्जाम्पल। ओके। अगर वाकई आपका ये प्रोडक्ट जो आपने कमिट किया है उतना करके दिखा देता है, मुझे लगता है आप दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। तीसरी टीम ग्रेट एडवर्ड्स। ये सारा डिजाइन आप अभी फोन पे कर रहे हैं? यस सर, हम दोनों के पास पेरेंट्स के फ़ोन है जो हमारे पास 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहते हैं। अभी तक आपने कितने विजिटिंग कार्ड्स डिजाइन किए? सर हमारे ग्रुप में जितने भी बिजनेस ब्लास्टर के ग्रुप्स हैं तो अभी तक हमने उनके विजिटिंग कार्ड्स डिजाइन किए हैं। तो आपने वहीं बिजनेस ब्लास्टर में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली? सर हमने उनके बिजनेस में ही अपना बिजनेस ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को तैयार हो जाना चाहिए। स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है दिल्ली के स्कूलों में। बिजनेस ब्लास्टर्स देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। देश के पहले सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां विधि विधान के साथ हरिद्वार में विसर्जित की गई। जनरल विपिन रावत की दोनों बेटी कृतिका और तारिणी दिल्ली से अस्थियां लेकर हरिद्वार के वीआईपी घाट पहुंची, जहां पर पारंपरिक विधि विधान के साथ उन्होंने माता पिता की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया। इस मौके पर सेना की ओर से जनरल रावत को अंतिम सलामी दी गई और इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, सीएम पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे। आपको बताते चले कि 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। शुक्रवार को विपिन रावत और उनकी पत्नी का दिल्ली कैंट स्थित बरार स्क्वायर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। है अपूरणीय क्षति हुई है। पूरा देश आज गमगीन है। असामयिक हमको सबको छोड़ के चले जाना। देश के चारों कोनों में आज आप देख रहे हैं कि लोग बहुत ही दुखी हैं। आज उनकी अस्थि का विसर्जन यहाँ हरिद्वार में हो रहा है। मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हूँ। उत्तराखंड देवभूमि, यहीं से इसी मिट्टी में वो पले बड़े हैं, तो देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी ज़बरदस्त शोक की लहर है। लोग देख ही रहे हैं किस तरह से देश के अंदर कल जब उनका वहाँ पर संस्कार हुआ और आज अस्थियाँ आई तो सुबह से ही जब पता चला था 10 बजे से ही लोग तांता लगाकर यहाँ पर पहुँच रहे थे, लेकिन एक व्यवस्था के अंतर्गत बताया गया तो लोग जहाँ पर जो है वहीं से वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज हरिद्वार के अंदर एक पूरे उत्तराखंड के साथ साथ हरिद्वार के अंदर भी एक शोक की लहर है। देश की सबसे बड़ी क्षति है। जनरल विपिन रावत एक योद्धा थे, महान योद्धा जिसको कह सकते हैं। भारतीय सेना का अधिकरण करना और कोई भी देश हो भारतीय सेना से डरता था, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो। ऐसे जनरल को पूरा देश आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और आज हरिद्वार में जनरल साहब की अस्थि और उनकी धर्मपत्नी जी की अस्थियां आई हैं। हम लोग सब उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुँचे हैं और उनको प्रणाम करते हैं। पहले सीडीएस रहे जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी की अस्थियां हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित कर दी गई हैं। जनरल रावत की दोनों बेटियों से सीएम धामी ने मुलाकात की और इस दौरान सीएम धामी ने दुख की इस घड़ी में दोनों को ढांढस बंधवाया और कहा कि शोकाकुल परिवार के समूचा उत्तराखंड खड़ा है परिवार के साथ। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी इस दौरान मौजूद रहे।
यार थोड़ा सा अंकल कैमरा नीचे कर लो ना। आप तो चलते चलते अब एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में विपक्ष का हंगामा। कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। नेता विपक्ष बोले, सरकार के पास विपक्ष के सवालों का नहीं जवाब, सदन के प्रति गंभीर नहीं है सरकार। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष की धामी सरकार को सदन से सड़क तक घेरने की कोशिश। हरीश रावत ने विधानसभा गेट के बाहर दिया धरना। कहा, खनन माफियाओं को सरकार का संरक्षण, जीरो टॉलरेंस पर सरकार फेल। देहरादून आईएमए में पासिंग आउट परेड। भारतीय सेना को मिले 319 नए अफसर। बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए राष्ट्रपति कोविंद। सीडीएस रावत को किया याद। हरिद्वार में विसर्जित की गई जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी की अस्थियां। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह समेत कई नेता रहे मौजूद। फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन सारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samaylive.com पर। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणव।